हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर प्लस में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेक्चर 3 पे बात करेंगे। ये क्लास आपको पता है, जीव विज्ञान, आनुवंशिकता और जैव विकास। तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात कर रहे थे, हम लोगों ने पहले लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें बात की, दूसरे लेक्चर में हमने टर्मिनोलॉजी की शुरुआत की थी, उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी याद है, आपको पता है जेनेटिक्स में टर्मिनोलॉजी मतलब किस प्रकार के कौन कौन से शब्द यूज में आते हैं जेनेटिक्स पढ़ते समय या आनुवंशिकता पढ़ते समय, और साथ ही साथ उसमें यह भी ध्यान रखना है कि इन शब्दों को हमें कैसे समझना है ताकि हमको पूरी तरीके से चीज़ समझ में आ जाए। इसमें सबसे पहला शब्द आता है जीन। जीन शब्द किसने दिया था बेटा? जॉनसन ने। किसने दिया था? जॉनसन ने। किसने दिया था? जॉनसन ने। जॉनसन ने दिया था। और याद होगा यूपी बोर्ड का क्वेश्चन, आपको कल बताया था कि जीन को मेंडल ने अपने समय क्या बोला था? कारक। ये यूपी बोर्ड का बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो जीन को मेंडल ने क्या कहा था? जॉनसन, अरे सॉरी, जीन को मेंडल ने क्या कहा था? कारक। क्या कहा था? कारक। तो मेंडल इसको कारक बोल रहे थे, जॉनसन इसको बाद में जीन बोले। अब ये जीन क्या है, कैसे है, सारी चीजें समझते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक कोशिका को बनाऊं तो ये कोशिका जैसे हो गई, ये कोशिका हो गई आपकी, और आप जानते हैं इस कोशिका में अगर बात किया जाए, ये जो एनिमल सेल है तो जंतु कोश क्या है आपकी, तो अगर मैं इसकी बात करूं जंतु कोशिका की, तो आप लोग जानते हैं कि जंतु कोशिका के सेंटर में केंद्रक होता है। यहाँ सेंटर में, ये सेंटर में केंद्रक दिख रहा है आपको। इस सेंटर में उलझी हुई एक संरचना दिखाई पड़ती है। संरचना को, स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमैटिन धागे या क्रोमैटिन थ्रेड्स या फाइबर बोलते हैं। इन्हीं को जब ये कंपैक्ट हो जाते हैं, मतलब आपस में कंडेंस हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, पूरा एक मर्ज हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं? क्रोमोम। बेसिकली यही है कि ये क्रोमोसोम्स है, जब फूल गया थोड़ा सा और जब हल्का सा धागे जैसी संरचना, तो क्रोमैटिन धागे हैं। और इसका जो आपका क्रोमोसोम्स होता है, जिसे हम बोलते हैं गुणसूत्र, मतलब सूत्र मतलब धागे, ऐसे धागे पाए जा रहे हैं जो हमारे लक्षणों को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो उनको गुणसूत्र कहा जाता है। तो केंद्रक, केंद्रक में क्रोमैटिन धागे, क्रोमैटिन धागे में को ही गुणसूत्र बोलते हैं। और ये जो गुणसूत्र होते हैं बेटा, यहां पे पाया जाता है आपका डीएनए। क्या पाया जाता है? डीएनए। और इसी को हम लोग बोलते हैं आनुवंशिक पदार्थ। क्या बोलते हैं? आनुवंशिक। इसी को हम लोग बोलते हैं आनुवंशिक पदार्थ। क्या बोलते हैं? आनुवंशिक पदार्थ बोलते हैं। इसी को हम लोग आनुवंशिक पदार्थ बोलते हैं। और जो ये आनुवंशिक पदार्थ है, इसमें जिसे हम डीएनए बोल रहे हैं, ये बना होता है बेटा जीन का। किसका बना होता है? जीन्स का। अभी इस आनुवंशिक पदार्थ में डीएनए जो होता है, इसी डीएनए में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। इन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स को जीन, मतलब जीन का समूह या ग्रुप ऑफ जीन्स, जीन के समूह या ग्रुप ऑफ जीन्स ही क्या होता है बेटा? डीएनए। और डीएनए में उपस्थित सभी जीन किसी न किसी लक्षण को नियंत्रित करते हैं। जैसे हम ह्यूमन हैं, हम लोग में बहुत सारे जैसे बालों का, किसी का सीधा होना, किसी का करली होना, करली मतलब घुंघराले बाल होना, किसी में आप देखते हो कोई व्यक्ति गोरा होता है, कोई सांवला होता है, ठीक है, किसी की नाक लंबी होती है, किसी की छोटी होती है। तो कहने का सब लक्षण है। ये सब क्या है? लक्षण। किसी की आंखें देखो, आप देखते हो काली होती हैं, किसी की ब्राउन कलर होती हैं, किसी की नीली होती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? लक्षण है। किसके लक्षण हैं? ये मनुष्य के लक्षण हैं, जिन्हें दृश्य प्रारूप जो दिखाई पड़ रहा है, हमारा जो चीज दिख रही है, ठीक है, तो ये लक्षणों को कंट्रोल करता है जीन, और सभी लक्षणों को जीन कंट्रोल करते हैं। और इन्हीं लक्षणों के कंट्रोल करने वाले जीन से मिल करके पूरा डीएनए बना है। तो हम कह सकते हैं डीएनए जीन का समूह है, या कह सकते हैं डीएनए में छोटी छोटी यूनिट्स हैं जो जीन है, जो लक्षणों को नियंत्रित करती है। इन्हीं जीन के आने जाने से ही हमारे लक्षण डिसाइड होते हैं। सही ना? तो ये चीज होगा। और किसी भी लक्षण को जीन नियंत्रित करता है, और जीन को जिन संकेतों से प्रदर्शित करते हैं, इन संकेत को बोला जाता है बेटा एलील। क्या बोलते हैं? एलील। क्या बोलते हैं? एलील। एलील क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलील। ठीक है ना? इसी को क्या बोला जाता है? एलील। तो इसे एलील, इस संकेत को और इन संकेत को किसी न किसी अक्षर से निरूपित किया जाएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज में। तो एलील हो गया। तो ये जो एलील हैं,
एलील, या इसी को एलिलोमार्फ भी बोलते हैं, या इसी को एलिलोमार्फ भी बोलते हैं। तो ये जो एलील है ये जीन हो गया, जीन को जब रिप्रेजेंट किया जाता है जिन संकेतों से, या जीन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म, ये जो तुलनात्मक रूप होते हैं उसे एलील कहते हैं। और किसी भी लक्षण के या जीन के सामान्यतः इन्हें जिन संकेतों से निरूपित किया जाता है वो एलील दो प्रकार के तरीके से, एक यदि प्रभावी लक्षण होगा, प्रभावी, अभी क्या है अभी आगे बात करूंगा प्रभावी लक्षण, यदि लक्षण प्रभावी होगा तो उस जीन का संकेत हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। यदि उसी लक्षण का अप्रभावी लक्षण होगा तो उस अप्रभावी लक्षण को स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब प्रभावी को बोलते हैं डोमिनेंट और अप्रभावी को बोलते हैं रेसेसिव। क्या बोलते हैं बेटा? रेसेसिव। तो मैं यहां पे इसको लिखे दे रहा हूं, इसे बोलते हैं रेसेसिव, इसे बोलते हैं, और इसे बोलते हैं प्रभावी को डोमिनेंट। तो डोमिनेंट यहां स्पेस नहीं है तो आप लोग लिख लीजिएगा, इसे डोमिनेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी। अब जैसे एक उदाहरण से समझा, सर एक उदाहरण दीजिए तो बात समझ में आए। जैसे याद होगा मेंडल ने पहला लक्षण लिया था तने की लंबाई या हाइट ऑफ स्टेम, तने की लंबाई, या इसी को बोलते हैं हाइट ऑफ स्टेम, इसी को बोलते हैं हम लोग हाइट ऑफ स्टेम। अगर यदि याद हो आपको हाइट ऑफ स्टेम या तने की लंबाई, तो तने की लंबाई के दो तुलना, तो तने की लंबाई एक क्या बेटा, तने की लंबाई एक लक्षण था किसका, मटर के पौधे, उद्यान मटर का, और ये लक्षण निरूपित किससे कंट्रोल होगा, जीन से। बेटा जीन किसका भाग है, जीन भाग है सर डीएनए का, और डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्र में। कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्र में। अब आगे समझना, तो तने की लंबाई एक लक्षण है, इस लक्षण को कंट्रोल करेगा जीन, और इस लंबाई के दो प्रारूप थे तुलनात्मक, एक था क्या लंबा और एक क्या था बौना। क्या था, बौना। तो लंबे को बौने को दोनों ही तने की लंबाई के प्रारूप हैं, जो एक प्रकार का लक्षण, क्योंकि लंबा भी लक्षण है बौना भी लक्षण, तो व्यक्ति लंबा हो गए तो क्या होगा, बौना, दोनों ही लक्षण हैं। तो इन लक्षणों को कंट्रोल कर रहा है जीन, और इस लंबा लक्षण को लिखा जाएगा कैपिटल टी से। क्यों? क्योंकि प्रभावी लक्षण है। भाई ज्यादातर लोग क्या होना चाहते हैं, लंबे, ये चीज मैं पिछले लेक्चर में समझा चुका आपको कि कैसे पता चलेंगे कौन प्रभावी है कौन अप्रभावी। जो ज्यादा दिखाई दे, ज्यादा बेनिफिट्स हो, वो कैसा लक्षण है, प्रभावी। जो कम दिखाई पड़े नेचर में, जिसके बेनिफिट्स कम है, वो कैसा लक्षण, अप्रभावी। जैसे देखो ज्यादातर आंखों का कलर कैसा होता है, काला, तो प्रभावी लक्षण। ज्यादातर लोगों के बाल कैसे होते हैं, स्ट्रेट, घुंघराले बाल बहुत कम होते, तो घुंघराले जो बाल हैं वो कैसा लक्षण है, अप्रभावी। समझ आ रही बात? तो ऐसे पहचानते हैं, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखें, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब तो बौना को यदि इसे कैपिटल टी से, अब देखो लंबा है तो ये जैसे इसे बोलते हैं टॉल, लंबे को क्या बोलते हैं, टॉल, और बौना को बोलते हैं डॉर्फ, DWARF, डॉर्फ। अब ऐसा नहीं कि बौना को डी से लिख दिया जाएगा, नहीं। अगर लंबा को आपने टी से लिखा तो उसका अप्रभावी लक्षण उसी संकेत के स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। तो लंबाई एक लक्षण, इसे जीन कंट्रोल किया, इस जीन के दो एलील हैं। कितने एलील, दो, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब ये संकेत हैं, तो किसी भी जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, इन्हीं अल्टरनेटिव फॉर्म को क्या कहा जाता है, एलील या एलिलोमॉर्फ। क्या कहा जाता है, एलील या एलिलोमॉर्फ, जिन्हें संकेत से निरूपित करते हैं। और ये संकेत प्रभावी के लिए कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा, अप्रभावी के लिए किससे डिनोट किया जाएगा, स्मॉल लेटर से। ठीक है ना, याद रखिएगा, कभी भी आप शब्द अक्षर चेंज नहीं करेंगे कि लंबा को टी से लिख दिया तो डॉर्फ को डी से लिख दिया, नहीं। ये कैपिटल लेटर तो उसका हमेशा स्मॉल लेटर। तो ये कौन सा लक्षण बेटा, ये लक्षण है अप्रभावी, और अप्रभावी को बोलते हैं रिसेसिव, और प्रभावी को बोलते हैं डोमिनेंट। अभी याद हो बात होती है, इसे क्या बोलते हैं, डोमिनेंट, इसे बोलते हैं डोमिनेंट, और इसे बोलते हैं रिसेसिव। क्या बोलते हैं बेटा, रिसेसिव लक्षण बोलते हैं, RECESSIVE, रिसेसिव लक्षण बोलते हैं। तो समझ में आ गई बात कि कैसे हम एलील को परिभाषित करेंगे। तो सिंपल इंग्लिश में बोलते हैं
इज ए जीन हैव अल्टरनेटिव फॉर्म इज नोन एज एलील और एलिलोमॉर्फ। या सिंपल कहें, किसी भी जीन के जो तुलनात्मक प्रारूप या कारक होते हैं उन्हें एलील कहते हैं। इन्हें संकेतों से प्रदर्शित करते हैं। प्रभावी लक्षण वाले एक एलील को कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है, अप्रभावी वाले को स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। कोई भी लक्षण, जैसे अगर अगला लक्षण आपको याद हो तो अगला लक्षण क्या है? अगला जैसे एक बीज का ले लिया जाए, बहुत ज्यादा यूज होता है अक्सर में, तो जैसे बीज की आकृति, ठीक है ना। लक्षण हम क्या ले लें? बीज की आकृति। जैसे लक्षण ले लें तो हम लोग अगला लक्षण, तो बीज की आकृति या आकार, ठीक है ना। शेप ऑफ सीड, इसे क्या बोलेंगे? शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड। अब ये एक लक्षण है, शेप ऑफ सीड, ये लक्षण है, तो लक्षण को कौन कंट्रोल करेगा बेटा? देखो ये एक क्या है आपका, बीज का आकार, तो ये एक लक्षण है, ये एक लक्षण है। इस लक्षण या कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करेगा? जीन, जीन। अब बीज का आकार एक लक्षण है, इसकी अगर बात किया जाए तो इसके दो रूप हैं और इन्हीं तुलनात्मक रूप को एलील प्रदर्शित करता है। कौन? आप जानते हो बीज के, याद होगा बताया था, या तो बीज कैसे होते हैं? गोल, या तो कैसे होते हैं? झुर्रीदार। कैसे? झुर्रीदार, झुर्रीदार, झुर्रीदार मतलब सिकुड़ा हुआ। अरे गांव में देखते होंगे आप, कुछ लोग होते एकदम सिकड़े सिकुड़े से रहते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? झुर्री, 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 झुर्रीदार। तो गोल को लिखा जाता है, आप जानते हो, बोलते हैं राउंड, तो इसीलिए इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। और अगर इसे कैपिटल आर से कर दिया तो इसे अब अक्षर चेंज नहीं करेंगे, संकेत चेंज नहीं करेंगे, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे। अब बात समझ में आ गई होगी। ये प्रभावी लक्षण है झुर्रीदार। कैसा लक्षण है? अप्रभावी। पहचान जाओ, स्मॉल लेटर लिखा है अप्रभावी लक्षण, कैपिटल लेटर लिखा है प्रभावी लक्षण, सही ना। तो ये जीन की बात हो गई, ठीक है ना, और एलील की बात हो गई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। किसी भी जीन के जो तुलनात्मक प्रारूप होते हैं इन्हें हम एलील या एल्लोमार्फ कहते हैं। इन्हें संकेतों से प्रदर्शित करते हैं। प्रभावी लक्षणों के लिए किसी भी लक्षण का जो प्रभावी प्रारूप होता है उसे कैपिटल टी से, तो उसी के अप्रभावी लेटर को उसी अक्षर के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। ये मेन परिभाषा हो गई, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी एलील की परिभाषा हो गई, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बात करें। अब अगली टर्मिनोलॉजी अगर बात करूं तो देखो, अगली टर्मिनोलॉजी में आपका आ जाएगा, ये तो जीन हो गया दूसरा। अब एक आता है प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। ये मैंने पहले आपको बता दी, इसलिए अब यहां दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण बता दे। जिनकी संख्या अधिक हो या जिनसे बेनिफिट्स बहुत अधिक है वो प्रभावी लक्षण है। जिनकी संख्या कम है आसपास या जिनसे बेनिफिट कम है वो अप्रभावी लक्षण। एक को बोलते हैं डोमिनेंट, एक को बोलते हैं रिसेसिव, ठीक है। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, आप लंबा और बौना, आप ज़्यादातर सब लोग कैसा होना चाहते हैं? लंबा, तो वो प्रभावी लक्षण है। कैसा नहीं होना चाहता कोई? बौना छोटे छोटे एकदम आकार में, तो उनके जैसा कोई नहीं होता, तो कैसा लक्षण हो गया? अप्रभावी। आप देखते हैं बहुत सारे बौने पिक्चरों मूवियों में देखते हैं, बहुत छोटे छोटे आकार के रहते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे, अब छोटे मतलब इतना छोटे नहीं, मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो जैसे ये है, तो वो सब क्या होते हैं? बौने, तो ठीक। अब आ जाओ अगला हमको बात करना है। एक होता है बेटा, शब्द होता है होमोजाइगस। एक शब्द होता है होमोजाइगस, एक शब्द होता है होमोजाइगस, एक शब्द होता है हेट्रोजाइगस। एक शब्द होता है होमोजाइगस, एक शब्द होता है हेट्रोजाइगस। एक शब्द होता है होमोजाइगस, एक शब्द क्या होता है? हेट्रोजाइगस, ठीक है। देखो, एक होमोजाइगस है और एक क्या है? हेट्रोजाइगस। देखो, इसे को बोलते हैं सम युग्मजी और इसे बोलते हैं हम लोग विषम युग्मजी। अच्छा, कई बार इसे समयुग्मी या विषम युग्मी भी बोलते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग, तो ठीक है, जैसा भी हो।
तो देखो अब इसको समझना, यहां पे अगर बात किया जाए, अब अगर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की बात किया जाए तो एक होमोजाइगस है और एक क्या है बेटा, हेट्रोजाइगस, ठीक है ना। अब इनको बहुत आसान है, सिंपल, जैसे तने की लंबाई, अच्छा एक चीज यहां पे और थोड़ा सा समझ लें, एक पॉइंट तो ये समझ में बेहतर है। जैसे तने की लंबाई एक लक्षण था, उसे किस तने, तो लंबा है, कोई लक्षण क्या है, जैसे कोई व्यक्ति क्या है, लंबा, पौधा लंबा है, तो लंबा पौधे को जो एलील प्रदर्शित करता है वो कौन सा है, कैपिटल टी। लेकिन जब लंबा लक्षण आपके डीएनए में होगा या आपके जीन में होगा तो उसमें सदा उसे प्रदर्शित किया जाएगा कैपिटल टी से। क्यों ऐसा, आप ध्यान रखिए, जितने भी जीव उच्च श्रेणी के होते हैं, चाहे वो जंतु हो या पादप, वो सदैव सबके सब क्या होते हैं, द्विगुणित। क्या होते हैं बेटा, द्विगुणित होते हैं। और जब द्विगुणित होते हैं तो जैसे आप, अगर आपको पता हो, जैसे ये एक आपका क्रोमोसोम्स है, तो इस क्रोमोसोम्स में जो डीएनए होता है वो ऐसे धागे रूप नुमा संरचना में होगी, या हम ये कह सकते हैं आपका जो डीएनए होता है, ये जो डीएनए वो इस प्रकार द्विरज्जुक होता है। यहाँ पे कितने स्ट्रैंड हैं, 2 हैं। तो अगर एक एलील, मान लो यहाँ पर आपके तने की लंबाई वाला एलील है, तो यहाँ भी कैपिटल टी होगा, तो यहाँ भी कैपिटल टी होगा, दोनों पोजीशन में इनका स्थान सेम रहता है, ठीक है ना, किसी भी लक्षण। क्यों, वो आगे मैं रीजन अभी आपको समझाता हूँ। देखो फिलहाल अभी इतना समझो, फिर आगे बात करते हैं। तो किसी भी एक लक्षण को एलील से प्रदर्शित करते हैं, और यह एलील जब प्रदर्शित किया जाएगा, इससे तो पता चल गया कि लंबा प्रवाही लक्षण, लेकिन यही लक्षण जब जीन में होगा तो हमेशा लिखा जाएगा इस लक्षण को कैपिटल टी से, ठीक है, या तो स्मॉल टी से। इसका मतलब ये अप्रभावी है, ये क्या है, प्रभावी। तो ये जोड़े में होते, मतलब एलील सदैव लक्षणों को जब कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, तो सदैव जोड़े में होते हैं, ठीक है ना। कैसे में होते हैं, जोड़े में। तो देखो इधर, यदि एलील में जो जोड़ा है, यदि उसमें दोनों एलील एक जैसे होते हैं तो उसे समयुग्मी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, समयुग्मी। यदि दोनों स्मॉल में हैं और ये भी एक जैसे हैं तो ये भी क्या होगा, समयुग्मी। लेकिन यदि वही एक कैपिटल में आ जाए और एक स्मॉल वाला आ जाए तो इस प्रकार के एलील का जो सेट होता है ये सदैव क्या होगा, विषम युग्मी होगा, या विषम युग्मजी कहलाएगा, हेट्रोजाइगस कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसे विषम युग्मी या विषम युग्मजी कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, विषम युग्मी बोलते हैं, विषम युग्मी या विषम युग्मजी बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है, अरे बोलो भाई। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी एक जीन को, कोई भी एक जीन है जो लक्षण को नियंत्रित करता है, उसको निरूपित, उस लक्षण के कई सारे प्रारूप होते हैं, उन प्रारूपों को एलील कंट्रोल करता है, जीन कंट्रोल करता है। इन्हीं लक्षणों के जिन संकेतों से इन्हें निरूपित किया जाता है वो कैपिटल लेटर में प्रभावी के, उसी अक्षर के स्मॉल लेटर से अप्रभावी को। सदैव एलील जोड़े में होते हैं जब भी किसी जीन या लक्षण को नियंत्रित करते हैं। अगर एक एलील में दोनों, एक जीन के दोनों एलील समान हैं, चाहे वो प्रभावी का हो चाहे अप्रभावी का, तो सदैव समयुग्मी कहलाएगा। यदि एक एलील के दोनों, एक जीन के दोनों एलील अगर अलग अलग हैं, एक कैपिटल का है एक स्मॉल का, तो ऐसे सेट को हम लोग विषम युग्मजी कहा जाता है। ऐसे सेट को क्या कहा जाता है, विषम युग्मजी कहा जाता है। तो ऐसे सेट को हमेशा विषम युग्मजी बोला जाता है। क्लियर बात। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हो गए। तो जैसे विषम युग्मी, तो देखो पहला हो गया जीन, फिर समयुग्मी, विषम युग्मी या होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, एलील हो गया, जीन हो गया, ये कुछ लक्षण। और आपको ध्यान की, जैसे दिमाग में सर ऐसा क्यों दूड़ित क्यों होता, बेटा आप जैसे क्यों होता, उसका रीजन समझो। बहुत सिंपल सा रीजन है। आप जानते हो हम लोगों में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, मनुष्य में 46 को आप लोग क्या बोलते हो बेटा, 23 जोड़ी। क्या बोलते हैं, जोड़ी। तो जब हर गुणसूत्र एक जोड़ी में है तो डीएनए भी किस में होगा बेटा, जोड़ी में होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए डीएनए की आपको इस प्रकार संरचना दिखाई जाती है, ठीक है ना। तो ये भी जोड़ी में होगा। तो एलील, किसी एक लक्षण को कंट्रोल करने वाला एलील भी किस में होगा, जोड़ी में। इस प्रकार के हजारों एलील एक एक
इस प्रकार के हजारों एलील गुणसूत्रों में वो उपस्थित होते हैं। तो जब हमारा गुणसूत्र ही दुगुणित है, जोड़ी में है, तो एलील भी किसमें आते हैं? जोड़ी में ही आते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोलो भाई, ये सारी बात समझ में आ रही है? तो मेन टर्मिनोलॉजी आपको जैसे हो गई, तो जैसे आपका जीन हो गया, एलील हो गया, समयुग्मी हो गया, विषम युग्मी हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब अगला अगली जो हमको पढ़ना है, प्रभावी और अप्रभावी बता ही दिया है, तो इसलिए उनको मैं दोबारा से नहीं बता रहा हूं, आप पिछले लेक्चर में देखेंगे तो वहां मिल जाएगा। अगला जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आती है, उसको एक को हमको समझना है। चौथा नंबर एक होता है बेटा, चौथा और पांचवा नंबर दो चीजें सीखना है। अगर यहाँ पे बात किया जाए, जैसे एक आता है बेटा दृश्य प्रारूप। क्या आता है? दृश्य प्रारूप। थोड़ा सा दृश्य प्रारूप समझ लें। एक होता है दृश्य प्रारूप, या इसी को बोलते हैं हम लोग फिनोटाइप, और एक होता है बेटा जीन प्रारूप। जीन प्रारूप, या इसी को बोलते हैं जीनोटाइप। एक होता है हमारा दृश्य प्रारूप फिनोटाइप, एक होता है हमारा जीन प्रारूप या जीनोटाइप, ठीक है ना। अब देखो इधर समझिएगा, अगर दृश्य प्रारूप की बात करो तो दृश्य प्रारूप क्या है? जैसे जो भी एक लक्षण किसी जंतु या पादप में दिखाई पड़ते हैं, उन लक्षणों को हमेशा कहा जाता है दृश्य प्रारूप। जैसे तने की लंबाई, वही एग्जांपल, तने की लंबाई। तो बेटा लंबाई किसी की आपको दिखेगी कि नहीं दिखेगी? मतलब व्यक्ति ऐसा तो नहीं कोई लंबा होगा, तो अगर लंबा दिखाई पड़ रहा है तो इसे बोलेंगे दृश्य प्रारूप। क्यों? क्योंकि वो लंबा आपको दिखेगा, लंबा सा, सही ना। अगर वो छोटा सा होगा, बहुत छोटा, तो क्या होगा? बौना, तो ये भी आपको दिखेगा। तो जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं किसी के कायिक या काया में, इस काया मतलब शरीर में, उसके चाहे जंतु की शरीर हो चाहे पादप की, उस काया में जो लक्षण आपको दिखाई पड़ता है, उस काया में जो लक्षण आपको दिखाई पड़ता है, सदैव याद रखिएगा, ऐसा लक्षण जो आपको दिखाई पड़ता है, ऐसे लक्षण को हम बोलते हैं दृश्य प्रारूप। क्योंकि ये हमको दिखाई पड़ रहा है, वो लक्षण हमको क्या कर रहा है? दिखाई पड़ रहा है। ध्यान रखिएगा, ऐसा लक्षण हमको दिखाई पड़ रहा है, उसे हम लोग दृश्य प्रारूप बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति, मान लो किसी की आंखें, मेरी आंखें काली हैं, तो ये काली आंखें दिखाई पड़ रही हैं, मतलब अंदर पुतली जो है, तो ये कैसा लक्षण है? दिख रहा है, तो दृश्य प्रारूप। अब तने की लंबाई को कौन सा एलील कंट्रोल करता है? लंबा, तो लंबा को कैपिटल टी क्योंकि बताया जोड़े में होगा, तो ये नहीं दिखा। किसी पौधे में चिपका रहता है क्या? टी दो बड़ी बड़ी से टी चिपकी रहती है क्या? नहीं, किसी पादप में टी चिपका नहीं रहता। ये हमने अपने पढ़ने के लिए बना रखा है, सुविधा के लिए लिख रखा है, ताकि हम समझ पाएं कि इस जीन का ये नाम है, इस जीन का ये नाम है, इस जीन का फलाने, इसका नाम ढिमके, इसका ये नाम है। तो अपनी सुविधा के लिए तो जीन दिखाई नहीं पड़ते, हमेशा अंदर कोशिका के गुणसूत्र में उपस्थित होगा, ये कभी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जो चीज नहीं दिखाई पड़ रही वो है जीन प्रारूप, जो अंदर है। अब बौना दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बौना किस जीन के कारण, किस एलील के कारण है? स्मॉल टी, तो ये दिखाई नहीं पड़ रहा, तो ये है जीन प्रारूप। स्मॉल टी कैपिटल टी जीन प्रारूप है, लेकिन लंबा और बौना दिखाई पड़ रहा है, तो ये क्या है? ये दृश्य प्रारूप है। क्या है? दृश्य प्रारूप, फिनोटाइप। तो दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो आप सिंपल लिखेंगे, किसी भी लक्षण के तुलनात्मक प्रारूप जो हमको दिखाई पड़ते हैं, जैसे लंबा या बौना होना, जैसे आप जानते हो बीज का गोल और झुर्रीदार होना, या पीला और हरा होना, जो चीज़ें दिखाई स्पष्ट रूप से पड़ रहे हैं उनको दृश्य प्रारूप कहा जाता है। किसी भी लक्षण के दृश्य प्रारूप को नियंत्रित करने वाले जीन या एलील के युग्म, युग्म है ना, एलील के युग्म को ही जीन प्रारूप कहा जाता है। तो ये जीन प्रारूप की परिभाषा हो गई। क्लियर बात? तो आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां तक बात समझ में आ रही है? तो ये दृश्य प्रारूप हो गया, ये क्या हो गया? जीन प्रारूप हो गया, ठीक है ना। अरे बोलो भाई, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक, सही है। अब आगे बात करते हैं, यहां से अब आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जीन प्रारूप हो गया, दृश्य प्रारूप हो गया,
आप हो गया, प्रभावी हो गया, अप्रभावी हो गया, एलील हो गया, जीन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो। अब अगला पॉइंट जो हम लोगों को समझना है इसमें, अगला पॉइंट, इसमें दो शब्द और आते हैं। एक होता है बेटा स्वपरागण। अच्छा हाँ, एक लिंगी और द्विलिंगी तो समझते ही हैं, नहीं इसको भी मैं भी डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन पहले, इससे पहले थोड़ा सा और समझ लो। अगर बात किया जाए, अगर यहाँ पे बात किया जाए, जैसे सबसे पहले एक क्या है आपका बेटा, स्वपरागण, और एक क्या है बेटा, परपरागण। ये सब शब्द आएंगे तो वहां बार बार हम लोग यूज नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक बार समझ लेते हैं तो इसको समझ। परपरागण को, सॉरी, परपरागण, इसे बोलते हैं इंग्लिश में क्रॉस पॉलिनेशन, इसे बोलते हैं स्वपरागण को सेल्फ पॉलिनेशन। इसे क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। इसे स्वपरागण, उसे क्या बोलते हैं, परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है, देखो इधर। उससे पहले दो शब्द और समझ लो, तभी ये समझ में भी थोड़ा सा आएगा। क्या, एक होता है एक लिंगी, एक होता है द्विलिंगी। एक लिंगी को हम लोग बोलते हैं, जो एक लिंगी होता है, और एक होता है द्विलिंगी। एक लिंगी है और एक क्या है, द्विलिंगी, यूनिसेक्सुअल, और आप इसे क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। तो समझिएगा, इसे बोलते हैं यूनिसेक्सुअल और इसे क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। एक को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, एक को क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। एक लिंगी और एक को द्विलिंगी। एक लिंगी इसलिए बोला जाता है ऐसे जीव जिनमें नर और मादा, ये कह सकते हैं, जिनमें नर के सेक्स ऑर्गन या नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग पाए जाते हैं, ऐसे जीवों को एक लिंगी कहा जाता है। और ऐसे जंतु या पादप जहां नर और मादा, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जननांग दोनों एक साथ एक ही व्यक्ति में पाए जाएं, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका द्विलिंगी। क्या कहलाता है, द्विलिंगी। क्या बोलते हैं, द्विलिंगी। जैसे बहुत एग्जाम, अब देखो यहाँ पे, जैसे आप जानते हो नर और मादा, मनुष्यों में बात किया जाए तो नर और मादा अलग अलग होते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, आप पहचान जाओगे कि ये मादा है, ये नर है, ये नर है और ये क्या है, मादा। तो यहाँ पर जान जाओगे कि ये दोनों क्या है, एक लिंगी, अलग अलग हैं, ठीक है। तो ज्यादातर संसार में जितने जंतु हैं वो सब एक लिंगी है, नर और मादाएं अलग अलग होती हैं। कुछ अपवाद छोड़ दिया जाए, जैसे एक लिंगी में, समझा रही बात ना, अपवाद छोड़ दिया। जैसे आप इस चीज को यहां पे ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख रहा हूं। एक लिंगी की अगर बात करूं तो देखो, इसको ये उल्टा लिख रहा हूं, इधर देख ध्यान ये। तो जैसे एक लिंगी है, तो एक लिंगी में अगर यदि जंतु की बात करूं, जंतु, एनिमल, तो सभी जंतु या 99% जितने भी जंतु हो, सबके सब क्या है, एक लिंगी। लगभग सभी जंतु, मैं लिख भी रहा हूं, लगभग सभी जंतु, जैसे मनुष्य, जंतु, बंदर, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा या अन्य भी जो जंतु हैं, ठीक है, तो सब एक लिंगी है, लगभग सभी जंतु। तो जंतु सभी कैसे होते हैं, एक लिंगी। लेकिन अगर यहीं पर पादप की बात करूं तो ज्यादातर पादप आपके क्या होते हैं बेटा, द्विलिंगी। तो ज्यादातर पादप की बात करूं तो पादप लगभग सभी पादप, ज्यादातर पादप कैसे होते हैं, द्विलिंगी। जो उच्च श्रेणी के पादप है, ध्यान रखिएगा, ज्यादातर पादप है, जो सभी पादप हो कैसे होते हैं, द्विलिंगी। तो द्विलिंगी ज्यादातर पादप होते हैं, एक लिंगी ज्यादातर क्या होते हैं, जंतु। तो ये प्रश्न कभी एग्जाम में आता नहीं, ये जनन में भी आपको मैं पढ़ाऊंगा ये प्रश्न, ये दोनों के उदाहरण कभी नहीं आते। जैसे आम द्विलिंगी है, नर और मादा एक ही भाग में पाए जाते हैं। आम हो गया, गुड़हल हो गया, बबूल हो गया, या आप ये समझ लो गुड़हल हो गया आपका, और क्या ले लिया जाए, मक्का हो गया, मक्का जैसे गुड़हल हो गया, आलू हो गया, सोलनेसी कुल का है, अरहर, चना, मटर, ये सब के सब पौधे कैसे हैं, ये सब के सब पौधे कैसे हैं, द्विलिंगी हैं। सब के सब पौधे कैसे हैं, सॉरी, द्विलिंगी हैं, ये सब के सब पौधे द्विलिंगी हैं बेटा, ठीक है ना। तो ज्यादातर पादप सब द्विलिंगी।
एक लिंगी पादप, तो देखो एक लिंगी पादप का उदाहरण, अब इसको याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, एक लिंगी पादप का उदाहरण है बेटा पपीता, पपीता, पपाया। ये प्रश्न यूपी बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न, ये भी पूछा गया कि एक लिंगी पादप का, क्योंकि सभी पादप कैसे हैं द्विलिंगी, तो एक लिंगी बहुत कम है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। सभी जंतु कैसे हैं एक लिंगी, तो द्विलिंगी जंतु बहुत कम है, तो वो इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये एग्जाम के प्रश्न बन गए। तो एक लिंगी पादप में कौन, पपीता, और एक आपका द्विलिंगी जंतु का, तो ध्यान रखिएगा, मैं फिर से आप इसको मैं कलर यहां पे चेंज कर रहा हूं, इसको आप मेंशन कर लीजिएगा कहीं पे, ठीक है ना। जैसे देखो, तो जंतु ये वाला इंपॉर्टेंट है और पादप ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पादप ये वाला इंपॉर्टेंट है, जंतु ये वाला इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, इस चीज को, ठीक है ना बेटा, तो इस चीज को आप गौर करेंगे, ठीक है, तो इस चीज को, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब देखो, तो पादप कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा जंतु इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप समझेंगे, और एक बार इसका लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप। लिख लिया है, बोलो भाई, अगर लिख लिया है तो देखो अब आगे बात करते हैं, अब इनके उदाहरण समझते हैं। जैसे तो एक लिंगी पादप का उदाहरण पपीता, अब एक लिंगी जंतु का, सॉरी द्विलिंगी जंतु का भी उदाहरण तो लिख लो, यहाँ पे इसका तो उदाहरण लिखा है नहीं हम लोगों ने, केचुआ, इसका उदाहरण केचुआ और लीच या जोंक लिख लो आप, ज्यादा बेटर है, इसको रहने दो, जोंक, ये द्विलिंगी होते हैं। यहाँ नर और मादा, एक ही केचुए में नर और मादा के दोनों हिस्से पाए जाते, मतलब नर वाला भी भाग उसी में पाया जाता है, उसे ही मादा वाला भाग, ठीक है ना, तो ये द्विलिंगी है, ठीक है ना बेटा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, तो ये आप समझिएगा इस पॉइंट को। अब यहां पे देखो, आगे गौर करना, अभी टर्मिनोलॉजी समाप्त हो जाएगी, बस एक दो टर्मिनोलॉजी और बची, उसके बाद ये समाप्त हो। अब ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये पपीता, ये क्या है, केचुआ, ठीक है। पपीता में अगर मैं बात करूं, तो पपीता आपको समझ में आ गई बात। अगर मैं एक लिंगी, कैसा है, एक लिंगी है, और पादप, और जंतु कैसा है, द्विलिंगी, तो उसमें कौन है, केचुआ और जोंक। अब पपीता की कहानी सुनो आप लोग, बाकी फिर उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन आप किसी बात, तो ये आप लिख लिए हैं, उदाहरण लिख लिए हैं लिख लिए ना, मैं इसको हटा रहा हूं, उदाहरण लिख लिया आप, एक बार ले लें स्क्रीनशॉट, लिख लें। अब मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि मेरा यहां से काम एक लिंगी द्विलिंगी, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा इसको और समझा देता हूं, हल्का सा जो जरूरत की चीज है उसको एक बार और समझा देता हूं। देखो थोड़ा सा पपीता वाली कहानी सुनो। पपीता का पौधा एक लिंगी होता है, मतलब एक पपीता होता है नर और एक पपीता होता है बेटा मादा, समझिएगा यहां बात। एक नर है और एक क्या है, मादा। मादा का काम है संतान उत्पन्न करना, तो संतान के रूप में यहां पौधे से हमको मिलता है फल, तो मादा पौधे में ही सदैव फल आते हैं, और बिना नर के संतान उत्पन्न नहीं हो सकती, तो बिना इसके पपीता आ नहीं सकते। अब होता क्या है कि गांव में जैसे पपीता के अक्सर देखे होंगे 7-8 पेड़ लगे, फूल दोनों में आते हैं, नर में नर फूल आता है और मादा में मादा फूल आता है। इसमें कौन सा, नर फूल, इसमें मादा फूल। और जब नर फूल से नर यहां से परागण करता है, मादा को निषेचित करता है, तब जाके निषेचन होता है, तब मादा में निषेचन के बाद संतान उत्पन्न होती है, फल उत्पन्न होता है। लेकिन कुछ बेवकूफ क्या करते हैं कि जैसे देखो उनके घर में 7-8 पपीते के पेड़ लगे हैं, उसमें जैसे 7 लगे हैं, 6 तो फल दे रहे हैं और एक फल नहीं दे रहा है, और उसमें फूल आ रहा है। लेकिन अब सोचो, अब वो 2 साल 3 साल देखे, अरे ये बहुत नसूड़ा पेड़ है, बहुत ही नालायक पेड़ है, जैसे अपनी भाषा में बोलते हैं बहुत घटिया पेड़ है भाई, फूल आते हैं, कभी फल नहीं आते। अब उस फूल देने वाले को काट दिया, अब फूल दे रहा था फल नहीं दे रहा था, कौन था बेटा, नर। लेकिन इस नर के कारण ही तो बाकी सभी मादाओं की गोद हरी भरी थी, इन्हीं के कारण ही बड़े बड़े पपीता आ रहे थे। क्यों? क्योंकि ये नर था तो संतान आ रही थी, फल प्राप्त हो रहा था, पपीता आ रहे थे। अब आपने नर को काट दिया, अगले साल एक में भी नहीं आए फल, फूल है सब, लो चौपट। तो ये मूर्खता नहीं करेंगे, कुछ गांव में ऐसा करते हैं। अगर आपने नर काट दिया फिर भी फूल आ रहा है, तो इसका मतलब समझ जाओ बेटा कि आपके पड़ोस में कहीं नर है जो मौसम को गुलजार कर रखा है और आपका पपीता को सदाबहार कर रखा है। तो इसमें आपका रोल नहीं है, पड़ोसी का रोल है। इसीलिए कहता हूं बेटा पड़ोसी से सावधान, कब फूल खिला दें कुछ पहन करके, तो आप जानते हो एक गाना आया था कि कुछ पहन के फूल खिला है, तो यहाँ पड़ोसी ने फूल खिला रखा है। अगर आप अपना नर
को काट देते हो या गायब कर देते हैं। तो ये मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। अरे क्लियर बात, बोलो सही है ना? तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसी कारण से पपीता में नर और मादा अलग अलग होते हैं। तो वहां पपीता जो लोग खेती करते हैं वो हमेशा 4-5 मादाओं के आसपास नर लगा देते हैं, तो वहां पे बराबर परागण होता है, तो बराबर फल आते हैं। नर्सरी में लेने जाओ तो बता देता है पहले से ही कि कौन एक नर है कौन मादा है। कोई दिक्कत? अब आ जाओ स्वपरागण पर परागण। अब स्वपरागण पर परागण का मतलब क्या हुआ? अब देखो, मान लो ऐसा प्लांट है, ऐसा कोई एक प्लांट है जिसमें ये मान लो प्लांट है, इसमें फूल आया और इस फूल में ये देखो बेटा नर भागे, जनन में आगे समझाऊंगा मैं आपको, और ये है जैसे मादा। तो नर ने अपने ही घर में अपनी ही मादा को निषेचित कर दिया, मतलब अपने घर में निषेचन कर रहा है। तो कैसा परागण हुआ बेटा? स्वपरागण, मतलब अपनी मादा, अपनी ही फूल का, अपने पुष्प का नर अपनी ही मादा को निषेचित कर दिया, तो कैसा परागण? स्वपरागण। लेकिन अपने घर में नहीं, कभी कभी पड़ोस में चला गया, दूसरे फूल को देखाया, वहां फूल कुछ ज्यादा अच्छा था बेटा, और यहाँ पे निषेचन ना करके इसके साथ निषेचन कर दिया, तो कैसा परागण? पर परागण। और पड़ोस में जाके कर दिया तो पर परागण कहा जाता है, या इसी को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। तो फिर पड़ोसी से सावधान, ठीक है ना? तो ये कैसा परागण हो गया? पर परागण। कैसा? पर परागण। तो ये पर परागण और ये स्वपरागण, तो ये मेन टर्मिनोलॉजी है जो बार बार हमारे उसमें आएगी। तो स्वपरागण हो रहा है तो एक ही पुष्प के बीच में, पर परागण हो रहा तो दो भिन्न भिन्न पौधे के दो भिन्न भिन्न फूलों में, इसका फूल अलग इसका फूल अलग, तो इसे बोलेंगे पर परागण। तो पर परागण में दो जनक की आवश्यकता है। अब आपके दिमाग में सर आ रहा होगा, सर ये कैसे, ये तो द्विलिंगी है, ये भी द्विलिंगी। तो बेटा कोई बात नहीं, अगर अपनी को कर रहा, साथ में बगल में एक और रखा, एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली, तो घर वाली के साथ जब किया तो स्वपरागण, अब बाहर वाली के साथ कर लिया तो पर परागण। क्या हो जाएगा? पर परागण, जिसे बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। कर सकता है भाई, थोड़ा सा हंसमुख टाइप का बालक है, सही ना? कहने का मतलब ऐसा। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये आज पूरी टर्मिनोलॉजी हो गई है, इससे को यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे मेंडल के नियम और मेंडल के प्रयोगों का अध्ययन करना शुरू करें। ठीक है भाई? तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए। और एक चीज और, डाउट जो भी आए उसको आप जरूर, जहां पे ना समझ में आए उसको जरूर बताइए कि सर इस टॉपिक में आपने नहीं अच्छे से समझाया, ये नहीं आया, तो उस रीजन पे मैं आपको समझा दूंगा, या वहां पे लिख दिया करिए कि सर 4.5 या 32.25 या 25.17 सेकंड वाला पॉइंट हमको नहीं समझ में आया, तो मैं उसके आगे और पीछे लेकर करके आपको पॉइंट अगले लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा। तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही लगातार देखते रहिए, सपोर्ट करिए आप लोग। ठीक है? ओके, थैंक यू। और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? और अगले लेक्चर से मैं परिभाषाओं की भी बात करूंगा, मतलब यहाँ परिभाषाएं लिखी रहेंगी, जो भी परिभाषाएं लिखी नहीं रहती हैं वो परिभाषाएं आपको लिखी भी मिलेगी। ओके भाई, थैंक यू।